Hi guys, how are you all? So today we'll discuss about the topic of demand and the law of demand. What is demand? Demand is exactly, in other word, you can say desire and demand. Sometimes it's complementary, but sometimes in economics, demand is different from desire. Because suppose you wish to buy a expensive car, but you don't have enough money, so you'll postpone your ideas. So this is not demand. But if you buy for a if you want to buy a car and you can spend any amount to buy it, that is called demand. Okay, let's start our today's topic. So demand and law of demand. So first of all, we should understand the meaning of demand. The useful is the underlying process of demand and scarcity express the supply. यूज़फुलनेस जो है वो एक अंडरलाइन प्रोसेस है डिमांड का, और स्कार्सिटी जो है वो किसको एक्सप्रेस करती है? सप्लाई को। कि आपके जिस चीज़ की जितनी यूज़फुल होगी आपका डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये एक अंडरलाइन प्रोसेस है डिमांड का। और जो सप्लाई है वो एक स्कार्सिटी को एक्सप्रेस करती है। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिमांड? Demand for a commodity refers to the amount of the commodity which consumers are willing and able to purchase at a particular price during a particular period of time. जो डिमांड है वो एक ऐसी कमोडिटी को रेफ़र करती है जिसके लिए कंज्यूमर जो है वो एक उसका चाह विल भी है और एबल है उसको परचेज करने के लिए, जो उसका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो दिया गया है उसको उससे वो उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब उस चीज़ की उसके लिए डिमांड ज़्यादा है। So with this definition we can understand कि demand for a commodity in economics is not the same thing as desire for it. मतलब अगर आपको डिमांड और डिज़ायर इकोनॉमिक्स में सेम थिंग नहीं है। इट रिफर्स टू बोथ दैट डिज़ायर आपका किसी चीज़ को परचेज करने के लिए है, और अगर आपके पास उस कमोडिटी का पे करने की एबिलिटी है तो आप उस चीज़ को तभी खरीदते हो। बट डिमांड है कि आपके पास आप उसको किसी भी एट एनी कॉस्ट यू वांट टू बाय दैट, यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट। द सेकेंड थिंग इज इन दिस डेफिनेशन इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। जो इस डेफिनेशन से हमें दूसरी चीज़ मिलती है वो इकोनॉमिक्स में ये है कि डिमांड जो है वो हमेशा इकोनॉमिक्स में प्राइस पे ही काउंट होती है। क्योंकि अब ये मतलब इट नॉट मेक एनी सेंस कि अगर हम वी कैन से दैट कि डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू मनी। बिकॉज अगर आपको कोई कमोडिटी है जो आपको पता है कि ये इस शॉप पर 400 की मिल रही है, कोई बोलेगा वही कमोडिटी किसी और शॉप पे 800 की मिल रही है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो टू बाय दैट प्रोडक्ट फॉर 800। सो मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डिमांड। जो तीसरा इस डेफिनेशन में आ रहा है कि डिमांड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब उस टाइम पीरियड में वो डिमांड कितनी इम्पॉर्टेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि वो जो आप उस पर्टिकुलर प्राइस पे आप उस पर्टिकुलर पीरियड में आप उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो। इट मीन्स दैट डिमांड इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ डिमांड। Types of demand में we can divide demands into 5 parts. That is, first is individual demand and market demand, ex ante and ex post demand, joint demand, derived demand and composite demand. तो what is individual demand and market demand? Individual demand जो है कि एक जो कोई भी commodity के लिए एक individual consumer जो है वो कोई भी प्राइस देने के लिए उस रेडी है और उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। लाइक कि अगर आपको अपने घर में सपोज़ आपके सब्जी खरीदते हैं, तो वो एक ये जनरली इंडिविजुअल डिमांड हाउस होल्ड वगैरह को डिफ़ाइन करती है कि अगर आपके घर में कोई कमोडिटी का जितना यूज़ है आप उसको उस मार्केट प्राइस पे उतना खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लाइक कोई वेजिटेबल्स हैं या आपका कोई भी खाने की चीज़ है, तो जो भी उसका पर्टिकुलर प्राइस होगा बट उस टाइम में वो आप उसको खरीदेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। और जो मार्केट डिमांड है वो मार्केट डिमांड जो रेफ़र करती है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जो जितने भी हाउस होल्ड हैं वो उसको उस
प्राइस पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ख़रीदने के लिए रेडी है। लाइक कि सपोज़ मिल्क का रेट इस समय अगर मार्केट में जो चल रहा है, उसको मिल्क की जो सारे सोसाइटी की डिमांड है, वो उसको उस प्राइस पे ख़रीदने के लिए दे आर रेडी टू परचेज इन द पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम, so that is called market demand. Now we come to ex ante and export demand. एक्स एंटी डिमांड जो है वो उस अमाउंट गुड्स और को रिफ़र करती है जो कंज्यूमर है वो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़रीदने के लिए रेडी है। लाइक कि आपका कोई प्लान या डिज़ायर अमाउंट है किसी भी चीज़ का, तो आप उसको ख़रीदने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप रेडी रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स एंटी डिमांड। और एक्सपोर्ट डिमांड जो होता है वो है कि जो कंज्यूमर है वो उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ख़रीदने के लिए रेडी रहता है। लाइक कि सपोज़ आपको कार ख़रीदनी है या कोई एक ऐसा अमाउंट ख़रीदना है जो आप उसको बाद में ख़रीद सकते हैं, तो उसको हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ख़रीदने के लिए व्हेन वी आर रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट डिमांड। थर्ड आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड रिफ़र करती है किसी भी दो या उससे ज़्यादा की डिमांड को जो आपस में एक दूसरे से जॉइंट होती हैं और एक साथ ही डिमांड में की जाती है। सपोज़ कि अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क एंड शुगर वो एक साथ ही आदमी जनरली परचेज़ करता है। ब्रेड एंड बटर, अगर आपके पास कार है तो यू नीड पेट्रोल, तो दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट डिमांड। डेराइव डिमांड जो है वो अराइज होती है बिकॉज द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी। मतलब अगर सपोज़ आपको घर बनाना है तो एक डिमांड है आपका हाउस बनाना, और उस डिमांड से रिलेटेड जो हमें और दूसरे डिमांड क्रिएट होंगी, लाइक हमें ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड डेराइव डिमांड, जो एक दूसरे से कि उस डिमांड के बिकॉज ऑफ दैट डिमांड इज एग्जिस्ट, तो ये डिमांड अपने आप ही डेराइव्ड हुई है। फिफ्थ आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड वो है जो मल्टीपल यूज़ है, मतलब एक डिमांड का मल्टीपल यूज़ है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। मतलब अगर सपोज़ कि ब्रिक का अगर यूज़ हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, तो वो एक डोमेस्टिक यूज़ भी हो रहा है और उसका कमर्शियल यूज़ भी हो रहा है। तो एक डिमांड के जो मल्टीपल यूजेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। नाउ वी कम टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? तो फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का, वो है उसका प्राइस। क्योंकि नॉर्मली जो भी आप देखोगे कि एक रिलेशनशिप है आपका डिमांड और प्राइस में। जब जब किसी चीज़ का प्राइस राइज होता है तो उसका डिमांड फॉल होता है, और प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज होता है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी के डिमांड में जब डिमांड चेंज होता है, उसको हम दो टाइप के गुड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और द अदर वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो आता है लाइक टी, और जैसे कॉफ़ी है या बॉल पेन है या इंक पेन है, ये एक ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर एक की प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड में भी इंक्रीज़ होता है, और अगर एक की प्राइस में डिक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड में भी डिक्रीज़ होता है। लाइक कि अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या होता है कि जैसे अब लाइक टी एंड कॉफ़ी है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस राइज़ हुआ है तो टी की डिमांड भी राइज़ हो जाएगी। ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है। तो कॉफ़ी अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो पीपल विल बाय टी इन द लेसर प्राइस। तो इसलिए अगर कॉफ़ी की प्राइस में इंक्रीमेंट है तो टी की डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। और जो दूसरा अफेक्ट आता है, दूसरे टाइप के गुड्स पे अफेक्ट आता है इनकम का, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि एक गुड के प्राइस में इंक्रीज़ होने पे दूसरे की डिमांड भी फॉल हो जाती है। लाइक अगर सपोज़ आपके पास बॉल पेन है, तो अगर या फाउंटेन पेन है, एग्जाम्पल लेते हैं, फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन के लिए आपको चाहिए इंक। तो अगर फाउंटेन पेन के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर फाउंटेन पेन का प्राइस हाई हुआ है तो इंक की डिमांड कम होगी, और अगर फाउंटेन पेन का प्राइस लो हुआ है तो इंक की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जो भी कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक बेसिक डिटर्मिनेंट है
उसका किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कितना वो खरीदता है। तो इससे उसकी परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर दिखाई देती है कि उसकी इनकम का रेशियो कितना है, इनकम उसका कितना हाई है। तो जनरली क्या है, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड। जो हम इनकम का इफेक्ट देखते हैं डिमांड पे, उसको हम 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल गुड्स, सेकेंड वन इज़ inferior गुड्स एंड थर्ड वन इज़ inexpensive गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़। तो व्हाट इज़ नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है द पर्सन की जब इनकम इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है, उसकी इन डिमांड की नेसेसिटी और डिमांड भी किसी कमोडिटी की डिमांड या उसकी नेसेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो लाइक जैसे कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो उसका डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ वो रेफ्रिजरेटर खरीदने लगेगा या टेलीविज़न सेट्स खरीदेगा, तो जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। सेकंड आता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड जब फॉल होती है जब इनकम इंक्रीज़ होती है। लाइक कि जैसे इन्फीरियर गुड्स किसको हम बोलेंगे, लाइक कोई भी ऐसा सैरल है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी जब इनकम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फिर वो क्या करेगा कि वो एक सुपीरियर फूड खरीदने जाएगा। सपोज़ कि कोई बंदा है जिसकी इनकम कम है तो वो सस्ता अनाज खरीदेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो फिर अच्छे या महंगे अनाज की तरफ जाएगा। तो इसलिए इन्फीरियर गुड्स में वो गुड्स हैं जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उनकी डिमांड फॉल होती है। थर्ड आता है इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़ वो है नेसेसिटीज़ है जो एक सर्टेन लेवल तक इनकम उन पर अफेक्ट डालती है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब उन पर इनकम का कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता। लाइक सॉल्ट है या मैच बॉक्स है, ये बहुत ही नॉमिनल इनएक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो जिन पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता इनकम का। तो जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड में और लेवल ऑफ इनकम में, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम डिमांड। थर्ड वन इज़ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो किसी भी डिमांड का जो लेवल है वो इन्फ्लुएंस होता है किस कंज्यूमर के टेस्ट और उसका प्रेफरेंस जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, क्योंकि हर किसी का टेस्ट और प्रेफरेंस है वो डिपेंड करता है उसके सोशल कस्टम्स पे, उसकी हैबिट पे, उसके फैशन पे, उसकी लाइफस्टाइल पे। तो हर एक का अफेक्ट अलग आता है किसी भी डिमांड को लेकर। तो इसलिए डिमांड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है फैशन को लेके, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इसीलिए अगर आप कुछ एक चीज़ें हैं जो न्यू फैशन में आई हैं और उनका प्राइस अगर उनके उसमें होगा, उनके लेवल पे होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और जो ओल्ड फैशन चीज़ें होती हैं वो जनरली हमें चीपर रेट पे मिलती हैं। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है किसी भी डिमांड को लेके। फोर्थ वन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या है कि किसी पर्टिकुलर किसी भी गुड का जो प्राइस है वो और उसकी डिमांड पे बहुत अफेक्ट डालता है। लाइक कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई एक ऐसा चीज़ है, कोई एक जैसे कोई सपोज़ हम कुछ सामान कुछ लेने जाते हैं और हमें दिखता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो डेफिनेटली हम उसको अलग, जैसे सपोज़ हम कुछ परचेज़ करने गए हैं और हमें दिख रहा है कि लाइक फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में हमें दिख रहा है कि ये वाला फ्रूट्स कॉस्टली है और ये फ्रूट सस्ता है, तो डेफिनेटली हम लोग फॉर दैट टाइम पीरियड हम लोग उस फ्रूट की तरफ जाएंगे जो हमारे डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है और प्राइस में भी लो है। फिफ्थ आता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन में क्या है कि कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है इन रेफ़र टू फ्यूचर प्राइस उसके कमोडिटी के हैं या उसकी इनकम है या उस गुड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं फ्यूचर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिटरमाइन करने में कि वो उस डिमांड को, उस प्रोडक्ट को अभी करंट पीरियड में ख़रीदेगा कि नहीं ख़रीदेगा। सपोज़ एक कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया कि इस कमोडिटी का प्राइस जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट डे में उसकी डिमांड हाई हो जाएगी क्योंकि वो आज उस कमोडिटी को ख़रीद के अपने पास स्टोर करना चाहेगा।
और अगर सिमिलरली अगर किसी भी कंज्यूमर को ये एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, तो वो बहुत सारी कमोडिटी इन एंटिसिपेशन पे वो बाई कर लेगा कि फ्यूचर में उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, तो वो उसको उससे रेप्लेनिश कर लेगा। 6 आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी क्या है कि एक कंज्यूमर है वो कितना क्रेडिट फैसिलिटी उसको मिलती है या वो कितना बैंक से बोरो कर सकता है, सो वो किसी भी सर्टेन गुड्स को ख़रीदने के लिए टेम्पटेंस उसके अंदर आ सकती है। लाइक कि सपोज़ किसी को अगर कार ख़रीदनी है, अब उसको कार का मतलब बहुत हाई डिज़ायर है, हाई वांट है कि उसको वो कार ख़रीदनी है, तो अगर उसको इजीली और लोन मिल जाता है बैंक से, तो ही इज़ एबल टू परचेज कार एट दैट करेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए कंज्यूमर की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी मार्केट डिमांड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत डिटरमाइन करती है कि डिमांड किस लेवल तक हाई जाएगी कार परचेसिंग की, या उसका मोटो क्या है, वो कितने कंज्यूमर उस कार खरीदने के लिए, उस कॉस्टली कमोडिटी खरीदने के लिए अहेड जा सकते हैं। 7th आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो मार्केट डिमांड जो है वो किसी भी कमोडिटी की डिपेंड करती है उस एरिया के साइज़ और कंपोजिशन कितना है पॉपुलेशन का। मतलब पॉपुलेशन कितना है साइज़ का, वो डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं। तो जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ़ कंज्यूमर होंगे, डेफिनेटली वो ज़्यादा ही होंगे। और कंपोजिशन भी ऐसे अफेक्ट डालती है कि उतने जितने लोग होंगे, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो कंपोजिशन भी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन का होगा, तो वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए वो डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट डालेगा। लाइक जैसे कोई भी चीज़ है, वो एक यंग के लिए अलग डिमांड है, ओल्ड की अलग डिमांड है, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, टीनेजर्स की अलग है। तो इस तरह से जो साइज़ और कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी को डिटरमाइन करते हैं कि किस चीज़ का डिमांड कितना रहेगा। 8th आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री का है वो अनइक्वल है, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, लाइक जो भी कॉस्टली चीज़ें हैं, कार है या आजकल एलईडी टेलीविजन्स हैं। और अगर इनकम जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लग्जरी गुड्स की डिमांड कम रहेगी और एसेंशियल गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी। लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक जो भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो भी डिमांड के डेरिवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे टैक्स इम्पोज करती है या कोई भी किसी भी फॉर्म का टैक्स इम्पोज करती है, तो उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट डिमांड उस कमोडिटी की क्या होगी, फॉल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज और अदर लाइक सेटिंग अप इंडस्ट्री, तो उस गुड की डिमांड इंक्रीज़ होगी जो हमें कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ते हैं। तो क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज़ होगी उन सारे गुड्स की। सो व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन जो है वो ऐसी स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करती है। तो डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट? dn is equal to f in the bracket pn p1 pn minus। तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, dn is equal to demand for a particular commodity, that is n। f जो स्टैंड्स करता है वो है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर कमोडिटी जो n है और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एफ डिनोट करता है उसको। पी एन जो है वो दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो एन का जो प्राइस है वो हम इससे डिनोट करेगा पी एन। पी वन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन जो इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन, एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन, y bar is equal to distribution of income and g is equal to government policy. So now come to law of demand. The law of demand states that other things remaining equal, the quantity demanded of a commodity increase
when its price falls and decreases when its price rises. जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये बताता है कि जब बाकी सब चीज़ें इक्वल रहती हैं तो जो क्वांटिटी डिमांड, किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी का डिमांड इंक्रीज़ होता है तब जब उसका प्राइस गिरता है, और डिक्रीज़ होता है जब उसका प्राइस राइज होता है. वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग विद इन दिस डायग्राम, जिसमें आप देखोगे कि जो कमोडिटी है, जो एक्स कमोडिटी है, उसका जो वो एक्सटेंड हुई जब ओ क्यू से ओ क्यू वन, मतलब जो आपको डिमांड का स्लोप दिखा रहा है वो क्या है कि जो एक्स कमोडिटी का जो डिमांड ओ क्यू से ओ क्यू वन, जब उसका प्राइस जो था वो ओ पी से ओ पी वन पर डाउनवर्ड चला गया, जब उसका प्राइस ओ पी से ओ पी वन पे डिक्रीज़ हो गया तब उसकी जो डिमांड थी वो ओ क्यू से ओ क्यू वन की तरफ इंक्रीज़ हुई. सो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके जो वो एक अज्यूम करके चलता है कि जैसे उसके डेफिनेशन में यू कैन सी दैट कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब उसके जो अजम्पशंस हैं वो अलग हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, तो जो क्वांटिटी की डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज़ होती है जब उसका प्राइस गिरता है और डिक्रीज़ होती है जब उसका प्राइस बढ़ता है. तो अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल जो उसके मतलब अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब कि देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. उन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे. देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. दे एज्यूम कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो भी उसका फैशन का टेस्ट है या किसी भी चीज़ का टेस्ट है या प्रेफरेंस किसी चीज़ को लेके है वो कभी चेंज नहीं होगी. प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज़ शुड रिमेन अनचेंज. जो उस प्राइस है, उन्होंने सिर्फ डिमांड बताया पर प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज़ शुड रिमेन अनचेंज, मतलब वो अनचेंज रहनी चाहिए. जो भी कोई भी कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं दैट शुड बी रिमेन अनचेंज. साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज एंड द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी. मतलब एक नॉर्मल जो प्राइस कोई भी कमोडिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए. उन जो भी इनकम है पॉपुलेशन का, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए और पॉपुलेशन की साइज़ में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. तो दिस इज़ ऑल द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ कम टू डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल जो है वो एक टेबुलर स्टेटमेंट है ये शो करने का कि किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड हुई है डिफरेंट प्राइस पे. सो इसको हम वी कैन डिवाइड डिमांड शेड्यूल इन टू टाइप्स, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that would be purchased at a different prices by a household during a given period of time. मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो ये शो करता है कि किसी भी हाउस होल्ड ने उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो उसने परचेज की है डिफरेंट परचेज की है एट डिफरेंट प्राइस. कि सपोज ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है एप्पल्स का, तो जब 100 रुपीज़ पर केजी था एप्पल के प्राइस, तो उन्होंने पर वीक कितना क्वांटिटी डिमांड किया? 1 kg. जैसे जैसे प्राइस कम हुआ उनका डिमांड भी बढ़ता चला गया. 100 से जब 90 आया तो डिमांड कितना हुआ? 2 kg. 90 से 80 दैन 3 kg एंड जब 70 पहुंचा तो उन्होंने 4 kg पर वीक उस चीज़ को परचेज किया. नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल. Market demand schedule is the table which shows various quantity of a commodity that all the buyers will purchase at different price during a given period of time. जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो एक ऐसा टेबल है जो ये शो करता है कि किसी भी कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटी सारे बायर्स ने परचेज की है एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उन्होंने अलग अलग प्राइस पे उसको अलग अलग वेरियस क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. सो ये जो कंपोज करता है डिमांड शेड्यूल, ऑल जो भी इंडिविजुअल हैं उन्होंने उस कमोडिटी को परचेज़ किया है. तो इसको जो इसका कितना क्वांटिटी परचेज़ हुआ है ये हमें वो सारा जितना भी हाउस होल्ड ने वो परचेज़ किया है मार्केट से उसको हम एड अप करके हम ये निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का उस वीक में कितना परचेज़ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये मार्केट डिमांड शेड्यूल लेते हैं एप्पल्स का. तो जब प्राइस पर केजी 100 था तो जो क्वांटिटी पर केजी ए ने परचेज करी वो 1 kg थी, तो बी ने करी 2 kg.
तो टोटल मार्केट डिमांड जो पर वीक में परचेज किया गया ए और बी के द्वारा, दैट इज़ 3 एप्पल पर केजी। सो 90 जब हुआ तब ए ने 2 केजी खरीदा तो बी ने 3, और उसको हमने ऐड करके ये दिखा रहा कि हमारा मार्केट डिमांड का शेड्यूल कितना परचेज किया गया उस कमोडिटी का। फिर जब 80 हुआ तो उसी प्राइस पे ए ने खरीदा 3 केजी तो बी ने खरीदा 5। तो टोटल जो हमारा मार्केट में डिमांड हमारा क्रिएट हुआ उस प्राइस कमोडिटी का, वो 8 केजी पर वीक परचेज किया गया। देन जब 70 हुआ तो ए ने उसको परचेज किया 4 केजी और बी ने परचेज किया 7। तो टोटल उस वीक में कितना परचेज हुआ एप्पल का 11 केजी। तो इससे ये शो करता है ये कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी कमोडिटी का क्वांटिटी की डिमांड है वो तब इंक्रीज होती है जब उसका प्राइस फॉल होता है और डिक्रीज होती है जब उसका प्राइस राइज होता है। नाउ कम टू डिमांड कर्व एंड डेरिवेशन। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. It shows different quantities demanded at various alternative prices during a given period of time. जो डिमांड कर्व है ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये शो करता है कि किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की गई है वेरियस ऑल्टरनेटिव प्राइस पे उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सो बेसिकली हम डिमांड कर्व को वी कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये है, दिस कर्व शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कर्व ये शो करता है कि जो कंज्यूमर है वो एक किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी खरीदना को प्रेफर करता है एट उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब उसका प्राइस डिफरेंट होता है। ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसका। तो आप इसको देखोगे कि जब 100 रुपीज़ पर केजी था तो उसने कितना क्वांटिटी खरीदा? 1। जब 90 हुआ तब 2, 80 हुआ तो 4 और 70 हुआ तो 6 केजी उसने खरीदा। तो जब इन कर्व को आपस में हमने ज्वाइन किया तो व्हाट वी गॉट डिमांड DD, दैट इज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये शो कर रहा है कि जब इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो ये इंडिकेट करता है कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ कम टू मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है कि दिस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स which all the consumers in the market are willing to buy at different prices during a specified period. ये मार्केट डिमांड कर्व जो है वो ऐसे कर्व को रिप्रेजेंट करता है जब उस एक किसी गुड्स की डिफरेंट क्वांटिटी, जितने भी कंज्यूमर हैं मार्केट में वो उसको खरीदना चाहते हैं डिफरेंट प्राइजेस उस गिवन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। तो आप देखिए कि इसमें हमने जो ग्राफ बनाए हैं, फर्स्ट ग्राफ जो है वो जो हमारा कंज्यूमर ए है और सेकंड जो है वो कंज्यूमर बी है। तो जब हम देखते हैं कि जब फर्स्ट ग्राफ में जब प्राइस 100 था तो कंज्यूमर ए ने कितना परचेज किया? 1 केजी। जब 90 हुआ तो 2 केजी, 80 पे 4 एंड 70 पे 6। सेम विद दैट जब जो कंज्यूमर हमारा बी था उसने क्या खरीदा कि 100 रुपीज़ था तब उसने 2 केजी और 90 पे उसने 3, 80 पे 5 एंड 70 पे 7 केजी खरीदा। तो ये एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व शो कर रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों को हम एडजॉइन कर देंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व निकलेगा, जो ये हमारा थर्ड वाला जो ग्राफ है इसमें दिखाई दे रहा है कि जब 100 केजी था तो ए और बी ने मिलके जो क्वांटिटी खरीदा वो खरीदा टोटल 3 केजी, क्योंकि इसमें उसने 1 खरीदा और इधर 2, तो 1 + 2 = 3। जब 90 केजी हुआ तो कितना खरीदा दोनों ने मिला के? 2 + 3 मिला के 5 केजी खरीदा। और जब 80 केजी हुआ तो दोनों ने मिला के 4 + 5 दैट इज़ 9। और जब 70 केजी हुआ तो दोनों का मिला के 6 + 7 = 13।
तो ये 13 kg जब उसका प्राइस कितना पहुंच गया 70 kg। सो ये हमें शो करता है कि जो मार्केट डिमांड कर्व का जो भी हमारे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब किसी भी क्वांटिटी का जो एक्चुअल प्राइस है, जो उसका अपना प्राइस है, और उसकी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है ये मार्केट डिमांड कर्व। क्योंकि कोई 100 रुपीज़ के जी पे कोई पर्सन इसको 1 kg खरीद रहा है, तो कोई इसको 2 kg खरीद रहा है, तो इसके अपने ही डिमांड में, अपने ही प्राइस में और इसकी डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है मार्केट डिमांड कर्व। नाउ कम टू रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व का जो डाउनवर्ड स्लोप है उसका रीज़न क्या है कि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड जो उसकी क्वांटिटी डिमांड की गई है। वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस फॉर्मूला। इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस, जो P अपॉन Q है, रेशियो P अपॉन रेशियो Q इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस corresponding to a unit change in quantity demanded of a commodity। जो इसको ये प्रेजेंट करता है, ये रेशियो प्रेजेंट करता है जो किसी भी यूनिट का, किसी भी कमोडिटी की डिमांड के प्राइस चेंज और उसकी यूनिट चेंज में जो आपस में रिलेशन है उसको प्रेजेंट करता है। और जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइंस इंडिकेट करता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, कि जो भी प्राइस है और जो भी क्वांटिटी डिमांड की गई है किसी कमोडिटी के, उनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप को ये नेगेटिव साइन शो करता है। जो ये रीज़न जो है डाउनवर्ड स्लोप के, उसमें ये फॉलोइंग फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्टेट करता है कि जो भी किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम में जो यूनिट में इंक्रीज़ हो गया है, तो उसमें जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ऐड हो रही है वो उसको लेसर सेटिस्फेक्शन दे रही है कंज्यूमर को। फॉर एग्जांपल कि कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को यूज़ करता है और वो उसके जब अपने सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमाइजेशन पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए वो कमोडिटी उतना यूज़फुल नहीं रहती। तो उसका क्या होता है कि जब जब कंज्यूमर जो परचेज़ करता है किसी भी क्वांटिटी का लार्जर कमोडिटी का लार्जर क्वांटिटी परचेज़ करता है, तब जब उसका प्राइस गिरता है, क्योंकि उसको जो जितना उसका सेटिस्फेक्शन था वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब उसे और जब वो तभी खरीदेगा उसको अपने लिए कि जब उसका प्राइस फॉल होगा। तो बिकॉज द मार्जिनलिटी वो अपने एडिशनल यूनिट जो है वो फॉल होती है। सेकेंड आता है इनकम अफेक्ट। इनकम अफेक्ट क्या है कि जो भी चेंज इन डिमांड है वो उसके रियल इनकम में चेंज पे ही का रिजल्ट होता है कि किसी भी कमोडिटी को वो कैसे खरीदेगा। दैट इज़ कॉल्ड इनकम अफेक्ट। सपोज़ कि कोई कंज्यूमर है जो किसी प्रोडक्ट पे 500 रुपीज़ खर्च कर सकता है, उसको बाज़ार जाना है और उसको राइस लेने हैं, वो 500 रुपीज़ खर्च कर सकता है, उस पर स्पेंड कर सकता है। तो अगर वो 100 रुपीज़ के के चावल देखता है, वो 500 रुपये में यानी 5 kg राइस लेता है। लेकिन अगर वही राइस उसको 70 या 80 रुपीज़ के 70 रुपीज़ के सपोज वो ख़रीदता है, तो वो 150 रुपीज़ उसके पास बचते हैं। तो दैट इज़ द हर और देयर रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ दैट राइस। तो वो उसकी इंक्रीज़ हुई है, तो वो फिर क्या करेगा कि अपनी जो इंक्रीज़ इनकम है वो उससे या तो ज़्यादा क्वांटिटी में राइस खरीद सकता है या फिर किसी और कमोडिटी में अपने उस जो उसकी इनकम है उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट वो अफेक्ट है जो क्या रिलेटिव जो प्राइस है किसी भी सब्स्टिट्यूट का, वो उसको दूसरी उसकी जो भी क्वांटिटी है उसके उसमें मिल जाता है, तो वो उस क्वांटिटी की डिमांड करता है। लाइक जैसे अगर उसको कॉफ़ी पीने की आदत है, लेकिन अगर कॉफ़ी के प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया है तो वो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, उसको हो सकता है या तो कोई और कॉफ़ी का ब्रांड उसको सस्ता मिल रहा है, या कोई चाय है या कुछ और चीज़ है जो उसको उससे कम चीपर रेट पे मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ जाएगा। तो इसलिए डिमांड कर्व क्या होगा कि कॉफ़ी का जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगा। फोर्थ आता है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो जब गिरता है तो वो क्या करता है कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की गई है एग्जिस्टिंग कंज्यूमर द्वारा,
ड्यू टू इनकम और सब्सटीट्यूशन अफेक्ट वो इंक्रीज़ हो जाती है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि जब कोई किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई है तो उसको कुछ लोग ही खरीद सकते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब उस कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो क्या होता है कि जो भी मॉडरेट इनकम वाले लोग हैं वो भी उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, उस चीज़ की तरफ वो लोग जा सकते हैं। सपोज़ जब आप लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि जब एप्पल का प्राइस 100 रुपीज़ केजी था तो फ्यू हैंडफुल ऑफ कंज्यूमर्स कैन बाय दैट। पर जब उसका प्राइस धीरे धीरे कम होता गया तो जब उसका प्राइस 70 kg पे पहुंचा तो उसको जो लोग खरीद सकते थे वो और ज़्यादा खरीद पाएंगे, और जो 1 kg खरीद रहे थे उन्होंने भी अपना उसका डिमांड बढ़ा दिया, उसको 1 kg की जगह उन्होंने 4 kg उसको परचेज किया। फिफ्थ आता है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो सेवरल यूज ऑफ अ कमोडिटी में क्या है कि जब कोई भी बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जो आप उनको नॉट ओनली सिंगल यूज, उसको नंबर ऑफ यूजेस में हम उसका यूज़ करते हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब उन प्राइजेस, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बहुत हाई होता है तो उसको हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस क्वांटिटी, उस चीज़ का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। सपोज़ कि जैसे पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे तो उसको क्या होता था कि सिर्फ घर में लाइटिंग और इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। पर व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स उसको हम लोग हमारे कुकिंग के लिए, हमारे लैपटॉप, हमारा कुकिंग रेंज, हमारे बहुत सारी चीज़ें और ऐसी आ गई जिसका हम उससे यूज़ करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि कभी कभी जो इसका डाउनवर्ड स्लोप है उसको हम लोग अप्रूव नहीं करते, उससे अग्री नहीं करते, क्योंकि बहुत सी क्वांटिटी में ये देखा गया है कि हायर प्राइस है किसी कमोडिटी का लेकिन फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा है, और किसी कमोडिटी का प्राइस लोअर है और लेकिन फिर भी उसकी डिमांड कम है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द अमाउंट परचेज कभी कभी सही नहीं रहता है। तो दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी सिचुएशन में हम डिमांड कर्व को नेगेटिव स्लोप नहीं, हम इसको स्लोपिंग अपवर्ड की तरह से हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप डाउन डिमांड कर्व को शो करना चाहते हैं। तो देयर मे बी अ सेवरल रीजन फॉर एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। देन द फर्स्ट वन इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जो है ये जो नेम दिया गया है 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स थे सर रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है और उन्होंने ही इस फिनोमेन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर हैं और जो कंज्यूमर है इस पे अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है, एंड द जो डिमांड है वो गिरती है जब इसके प्राइस भी गिरता है। मतलब ये बहुत ही एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है। जनरली ये बोला जाता है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, बट गिफिन ने जो ये यूज़ किया था उन्होंने इन्फीरियर गुड्स पे किया था कि जब जब इसका प्राइस गिरता है तो इसकी डिमांड भी गिरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि जैसे इन्फीरियर फूड आइटम है, लाइक ज्वार है, बाजरा है, तो ये एक बहुत ही एवरेज कंज्यूमर ख़रीदता है। और लेकिन जब मेज़ का या ज्वार का प्राइस गिरता है तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि फिर वो उसी प्राइस में अच्छा फूड आइटम सर्च करते हैं। सेकंड आता है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमेशा बहुत सी कमोडिटी पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कुछ एक कमोडिटी क्या है कि लोग अपने स्टेटस सिंबल, अपना सोशल प्रेस्टीज या अपना जो अपनी वेल्थ को डिस्प्ले करने का सोर्स देखते हैं, अपनी रिचनेस को डिस्प्ले करते हैं, उसके उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो एक इकोनॉमिक्स थे थॉर्स्टेन वेबलिन, उन्होंने बोला था कि ये इसको हम लोग दिस टाइप ऑफ गुड्स एज गुड ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। मतलब ये गुड्स डिमांड होते हैं क्योंकि ये किसी भी जो भी इसको यूज़ करता है वो उसका अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करता है, चाहे बेशक इसका प्राइस हाई हो या लो हो। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है डायमंड। डायमंड एक बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि जो रिच लोग हैं, रिच वुमेन हैं, वो हमेशा डायमंड परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं बिकॉज इसका प्राइस बहुत हाई है। और जस्ट बिकॉज इसका प्राइस हाई है तो उनका एक स्टेटस सिंबल रहता है, लोग दे कैन show their wealth, show their richness. So जब when the price of diamond goes up उसका prestige वैल्यू भी बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि हायर प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डायमंड बाय रिच कंज्यूमर्स में इंक्रीज।
थर्ड आता है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। किसी किसी कमोडिटी का जो प्राइस है तो जो कंज्यूमर है वो ये एक्सपेक्टेड करता है, अगर उसको पता चलता है या कहीं से अज्यूम करता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में ज़्यादा होगा, तो वो उसको आज भी हायर प्राइस पे परचेज कर लेता है, क्योंकि उसको ये पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, अगर उसको ये पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और गिरेगा, तो वो अपनी प्रेजेंट परचेज को भी पोस्टपोन कर देता है। इवन द प्राइस फॉल्स टुडे, वो अपनी उस कमोडिटी को नहीं परचेज करता, वो उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखता है। फोर्थ आता है एमरजेंसीज। एमरजेंसीज में लॉ ऑफ डिमांड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ एमरजेंसीज है जैसे कोई वॉर है कहीं पे, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि ऐसे टाइम में जो कंज्यूमर है वो एक बिहेव करता है, बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव करता है। वो क्या करता है कि उसको जो शॉर्टेज ऑफ उसको लगता है कि जो गुड्स का शॉर्टेज होने वाला है या खाने का शॉर्टेज होने वाला है, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद के और अपने पास स्टोर करके रखता है, बेशक उसका प्राइस हाई हो या लो हो, से उसे उस समय उसको ही इट डजेंट अफेक्ट ऑन दैट। उस समय लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं किया जाता। उस समय क्या है कि अगर प्राइस हाई भी है तो उसकी डिमांड उस चीज़ की उतनी ही रहेगी, क्योंकि उस समय उसके अंदर ये चीज़ है कि फ्यूचर में उसको ये चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं होगी। फिफ्थ आता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में क्या है कि कंज्यूमर ये अज्यूम कर लेता है कि जो हाई प्राइस गुड हैं वो हाई क्वालिटी के होंगे और जो लो प्राइस हैं वो लो क्वालिटी के होंगे। तो वो क्या है कि उनके लिए जो प्राइस है वो एक इंडेक्स है किसी भी गुड्स की क्वालिटी को जज करने का। तो ऐसे केसेस में जो जो जिस प्रोडक्ट की जिस कमोडिटी का प्राइस हाई होगा उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ आता है चेंज इन फैशन। जब जब कमोडिटी में कोई भी चेंज आता है, जैसे फैशन है या कुछ है, तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज करता है वेदर इट प्राइस इज हाई और रिड्यूस। कम टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम वी कैन ऑल्सो नो दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन ओनली अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज और फॉल चेंज होता है, और अदर डिटर्मिनेंट्स अनचेंज लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। तो उसमें क्या है कि हमारा जो मूवमेंट है वो चेंज होता है। उसको हम जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी जो डिमांड है वो भी चेंज होती है, कि जैसे हमें दिखता है कि सिर्फ कमोडिटी का जो डिमांड है वो राइस और फॉल हुआ है और बाकी सारे जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें चेंज आता है। We can divide into two parts, that is extension of demand and contraction of demand. तो extension of demand क्या है कि when the quantity demanded of a commodity rise due to fall in its price, other things remaining the same, it is called rise in quantity demand. जब हमारा क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का जो डिमांड है वो राइज हुआ है क्योंकि उसके प्राइस में फॉल हुआ है, बाकी अदर थिंग्स सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइज इन क्वांटिटी डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल वी सॉ कि जब एप्पल का प्राइस 100 रुपीज़ के जी से 80 रुपीज़ के जी आया था, तो जो कंज्यूमर था उसने क्या किया कि 1 के जी की जगह उसने उसको 2 के जी पर वीक परचेज करना शुरू किया। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है कि जब क्वांटिटी में जो क्वांटिटी की डिमांड है उसमें फॉल होता है बिकॉज द राइज इन इट्स प्राइस, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे जब 70 के जी था एप्पल का प्राइस, देन कंज्यूमर्स को परचेज करा था 4 के जी, लेकिन जैसे ही वो बढ़ा 80 के जी तो उसको उसने अमाउंट भी उसने जो परचेज़ किया वो भी कम हुआ, तो इसलिए उसने 6 केजी की जगह उसने फिर 4 केजी परचेज़ किया। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जो मूवमेंट है डिमांड कर्व का उसको क्या कहते हैं हम, राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कि जो भी मूवमेंट अप जो होता है डिमांड कर्व में इज कॉल्ड फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कम टू शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड, वी ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ डिमांड। तो व्हेन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ अ कमोडिटी इज चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब जब किसी भी कमोडिटी का जो अमाउंट परचेज किया गया, अमाउंट जो परचेज किया जा रहा है उसमें उसके राइज और फॉल में चेंजेस के अलावा
उसके और जो भी सारे फैक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि उसके अपना अदर देन द ओन प्राइस, उसकी जो कमोडिटी का अपना प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. तो चेंज इन डिमांड मे बी टू टाइप्स ऑफ there's change, that is one is increase in demand and the second one is decrease in demand. Increase in demand क्या होता है? जब when the consumers buy larger amount of a commodity at the same price, जब उसको जब किसी भी प्राइस कमोडिटी के प्राइस में उसका जो भी हो उसमें वो लार्जर अमाउंट खरीदता है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उसका जो भी सारे फैक्टर में चेंजेस हुए हैं लेकिन कमोडिटी के अपने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसीलिए वो उस कमोडिटी का लार्जर अमाउंट परचेज कर सकता है. जो इंक्रीज इन डिमांड है वो कब हो सकता है? जब आपका इनकम में राइज हो जाए या टेस्ट या आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें आपको फेवर कर रहा हो वो कमोडिटी, या सब्स्टिट्यूट के प्राइजेस राइज हो चुके हों, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो गिर गया हो, तो डिमांड में इंक्रीज होता है. सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड. तो डिक्रीज इन डिमांड रिफ़र करता है जब कंज्यूमर जो उसी सेम प्राइस, उसी कमोडिटी के सेम प्राइस में कम अमाउंट उसका परचेज करता है. तो डिक्रीज इन जो डिमांड है वो जब आता है वो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. मतलब उसके अपने कमोडिटी के अपने प्राइस के अलावा बाकी सब में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो डिमांड में डिक्रीज होता है. तो इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं एग्जांपल की ग्राफ के लिए. जैसे आपने यहाँ देखो कि यहाँ पे हमने बनाया है P2 और P1 और यहाँ कमोडिटी है Q1, Q2, Q3. तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड. क्योंकि जो कंज्यूमर है वो पॉइंट A1 जो उसकी डिमांड है उससे वो A2 जो डिमांड पे वो पहुंचा है, तो उसका इंक्रीज़ हुआ है उसकी इनकम में, उसके उसी प्राइस में वो अपनी डिमांड को उसने इंक्रीज़ किया है. और जो ये A3 कर्व दिखा रहा है वो है कि डिक्रीज़ इन डिमांड. सो जब कंज्यूमर की जो अब डिमांड है वो OQ3 से OQ1 और उस पर OP प्राइस पर आती है, तो डिक्रीज़ इन डिमांड or may also mean the same quantity OQ1 is demanded at a lower price. इस इन डिमांड जब होता है उसमें कुछ एक फैक्टर आप फैक्ट डाल सकते हैं. अगर आपका इनकम में राइज हो गया है, या जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिर चुका है, या टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गए हैं, या आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि उस कमोडिटी का उस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस फ्यूचर में हाई होने वाला है, या पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो चुका है. तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर जो डिमांड में इंक्रीमेंट लाते हैं. और जो डिमांड में डिक्रीमेंट लाते हैं वो है डिक्रीज़, आपका इनकम में डिक्रीज़ हो गई हो आपकी इनकम, या जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस गिर गया हो, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है दैट गो हाई, और टेस्ट और प्रेफरेंसेस में अनफेवरेबल चेंजेस हो गए हो, या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, या पॉपुलेशन में डिक्रीज़ हो गया हो.